everyone, how are you? So I welcome you to my YouTube channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं विच इज इरिगेशन। पानी क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए? बिकॉज पानी में काफी मिनरल्स और काफी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, बिकॉज उसमें घुलते हैं तो ही प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। और पानी मॉइस्चर कैपेसिटी और मॉइस्चर भी मेंटेन करता है प्लांट्स का। और तो और पानी उन्हें हॉट और फ्रॉस्ट कंडीशन से भी बचाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि रेगुलर इंटरवल्स में प्लांट्स को सही मात्रा में और सही टाइम पे पानी मिलता जाए, और इसी प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है। बट ये जरूर ध्यान रखना है कि हर क्रॉप का और हर सीजन में डिफरेंट अमाउंट ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि समर्स में ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? बिकॉज लॉस ऑफ वाटर विच इज इवेपोरेशन जो है वो प्लांट्स में से ज्यादा होता है इन समर सीजन बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स। विंटर्स में पानी की मात्रा इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इरिगेशन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो जो पानी वेल्स, लेक्स और कैनाल्स में है उसको लिफ्ट किया जाता है। कैसे? डिफरेंट मेथड से, एंड उसको मेन फील्ड तक पहुंचाया जाता है जरूरत की जगहों पे। इसके लिए कैटल भी यूज हो सकता है और ह्यूमन लेबर भी यूज हो सकती है। अगर ये मेथड्स चीप तो है लेकिन उतने एफिशिएंट नहीं है, काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो अब कौन कौन से ट्रेडिशनल वेज है? सबसे पहले मोट, जिसे पुली सिस्टम भी कहा जाता है। देन यू हैव चेन पंप, यू हैव धेकली, देन यू हैव राहत, जिसे लिवर सिस्टम भी कहा जाता है। मतलब इसमें वाटर को लिफ्ट करने के लिए पंप्स को यूज किया जाता है, और पंप्स को रन करने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। अब मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो दो सिस्टम्स की बात करेंगे। ये टाइम सेविंग भी है और काफी एफिशिएंट भी है। सबसे पहला स्प्रिंकलर मेथड, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे ड्रिप सिस्टम के बारे में। स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में अच्छे से समझते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम उन लैंड्स पे ज्यादा यूजफुल है जो काफी अनइवन है और पानी की मात्रा सफिशिएंट वहां पे अवेलेबल नहीं है। अब आप अच्छे से डायग्राम को देख के समझेंगे कि परपेंडिकुलर पाइप्स हैं जिसमें टॉप पे रोटेटिंग नोजल्स हैं। आई रिपीट, परपेंडिकुलर पाइप्स हैं और ऊपर रोटेटिंग नोजल्स हैं, एंड देन उनको मेन पाइपलाइन से ज्वाइन किया गया है एट रेगुलर इंटरवल्स। और जब पानी फ्लो में अच्छे प्रेशर में मेन पाइपलाइन से आ रहा है तो वो रोटेटिंग नोजल से स्प्रिंकल हो रहा है क्रॉप पे, और ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे वर्षा हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, वैसी फीलिंग आएगी। और ये कहाँ ज्यादा फायदेमंद है? ये फायदेमंद है सबसे ज्यादा लॉन्स में, कॉफी प्लांटेशन और काफी क्रॉप्स में काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज ड्रिप सिस्टम। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर की स्टेम्स पे पानी देगा, नियर द रूट्स पानी देगा, एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जहां पे पानी की बचत करनी है तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज में पानी वेस्ट नहीं होता। जहां अवेलेबिलिटी कम है वहां पे भी एक तरह का वरदान, एक तरह का बूम है, बिकॉज ड्रॉप बाय ड्रॉप आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कैसे रूट्स के पास पानी आ रहा है। अब हमने इरिगेशन तो वाइंड अप कर लिया कि इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के फायदे क्या हैं, और ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है। लेकिन अब हम चलने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के नेक्स्ट स्टेप पे विच इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। मैंने पहले भी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। ये मेन प्लांट्स के साथ अगर ग्रो होते हैं तो उनसे compete करते हैं फॉर स्पेस, फॉर सनलाइट, फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर वाटर, फॉर एवरीथिंग। एज अ रिजल्ट वो मेन प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, उन्हें अच्छे से ग्रो नहीं होने देते। इनफैक्ट ये ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी अच्छा नहीं है बिकॉज दे आर क्वाइट पॉइजनस। तो वीड्स को हटाने के क्या मेथड्स हैं? एक तो मैनुअल है और एक केमिकल। पहले मैनुअल के बारे में बात करते हैं। अगर हम मैनुअल के बारे में बात करें, हम क्लोज टू द ग्राउंड, आई रिपीट क्लोज टू द ग्राउंड, हम वीड्स को कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या तो उसे अपरूट कर दो या उसे क्लोज टू द ग्राउंड कट कर दो। आई रिपीट, या तो आप उसे अपरूट कर दो या क्लोज टू द ग्राउंड उसे कट कर दो। और बेस्ट टाइम तभी है जब वीड्स के जो फ्लावर्स है वो ना आए, बिकॉज एक टाइम पे अगर वीड्स के सीड्स और फ्लावर्स आ जाएंगे फिर वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और उन्हें हटाना भी मुश्किल होता जाएगा आपके लिए। अब
आप ये कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू कट इट, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी मैनुअली। अब दूसरा मेथड है वीडीसाइड्स डालना, विच आर दी केमिकल्स। उससे मेन प्लांट को नुकसान नहीं होगा, लेकिन वीड्स जरूर मर जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वीडीसाइड्स जो कि केमिकल्स होते हैं विच आर यूज्ड टू किल वीड्स, टू 4D एटसेट्रा। तो वीड्स को वाटर से डाइल्यूट करा जाता है और स्प्रेयर के थ्रू स्प्रिंकल किया जाता है, लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है कि वो काफी हार्मफुल है। ये फार्मर्स की हेल्थ उनकी स्टेक पे होती है वाइल दे आर स्प्रेइंग द वीडीसाइड्स, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है टू स्प्रे। तो इनफैक्ट उनको अपना ईयर, नोज, माउथ सब कुछ विद क्लॉथ और विद वेरी गुड पीस ऑफ क्लॉथ से कवर करना पड़ता है ताकि उनको ये नुकसान ना दे, बिकॉज दे कैन बी क्वाइट हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस पे, नेक्स्ट प्रैक्टिस पे चलने वाले हैं, विच इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, अब क्रॉप मैच्योर हो गई है, उसे कट करने का समय आ गया है, यूज करने का समय आ गया है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किस किस से कर सकते हो, हार्वेस्टिंग मैनुअली कर सकते हो बाय अ सिकल, या मशीन से कर सकते हो विच इज अ हार्वेस्टर। तो अब आपने क्रॉप अगर हार्वेस्ट कर ली तो आपको ग्रेन को शैफ से अलग करना पड़ेगा। शैफ क्या होता है, भूसा। तो आपको ग्रेन को शैफ से अलग करना पड़ेगा, जिसे थ्रेशिंग कहा जाता है। तो उसको आप कंबाइन की हेल्प से भी कर सकते हो। कंबाइन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच डू टू थिंग्स टुगेदर। क्या क्या, वो थ्रेशिंग भी करता है और वो हार्वेस्टिंग भी करता है। सो कंबाइन इज बोथ अ थ्रेशर एंड अ हार्वेस्टर। काफी टाइम और लेबर सेव करता है, सो इट्स अ वेरी गुड मेथड टू हार्वेस्ट। एंड आपने कई बार सुना होगा दैट देयर लॉट ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। बेसिकली जो फार्मर्स बहुत दिल से 3 या 4 महीने या 6 महीने की मेहनत के बाद उनको क्रॉप दिखती है, तो उनकी आंखों में खुशी झलक जाती है कि उन्हें उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। अब उससे उनको भी खाने को मिलेगा और सबको दुनिया में खाना पहुंचेगा। तो एक किसान की जो मेहनत है जब वो रंगत लाती है तो उसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और उनको हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जैसे कि बिहू, पोंगल एक्सेट्रा के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो जिन फार्मर्स की लैंड होल्डिंग्स काफी छोटी हैं, वो ग्रेन और शैफ को सेपरेट करने के लिए विंड ब्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे विनोइंग कहा जाता है। बात करने वाले हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की, विच इज स्टोरेज। स्टोरेज लास्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज जो फ्रेशली प्रोड्यूस्ड क्रॉप है उसमें ज्यादा मॉइस्चर है और उसे अगर अच्छी और ड्राई कंडीशंस में स्टोर नहीं किया गया तो पेस्ट अटैक की वजह से या एक्सेस मॉइस्चर की वजह से वो खराब हो जाएंगी। तो अब क्या किया जाए जिससे मॉइस्चर कंट्रोल में रहे? तो देयर लॉट ऑफ वेज जिससे आप उसको बैक्टीरिया, फंजाई एंड मॉइस्चर से बचा सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, फार्मर्स तो उन्हें जूट बैग्स या मेटालिक बिन्स में स्टोर कर देते हैं, पर अगर बहुत ज्यादा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है तो सिलोज और ग्रेनरीज में भी स्टोर कर सकते हो। फार्मर्स ड्राइड नीम लीव्स का सहारा भी ले सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाव के लिए, या कई बार तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं ताकि पेस्ट उनको अटैक ना कर पाए क्रॉप्स को। अब आगे एक बहुत छोटे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। जितना हम प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कई लोग एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि काउस पे, फिशिंग पे, फिश से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिश भी काफी ज्यादा विटामिन होते हैं फिश में। कॉड लिवर ऑयल जब खाते हैं, इट्स सो रिच इन विटामिन। सो अब जब भी लार्ज स्केल पे हम कैटल या बाकी एनिमल्स की रेयरिंग करें, उनका ध्यान रखें और उनसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स यूज करें, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो एनिमल्स reared at home or in farms, they have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, that's called animal husbandry. There, now we are ending our chapter. इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. I'll be happy to help you. I hope this chapter is very much clear to you. Thank you. Have a very good day. Keep watching, keep learning. Bye.